गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने लास्ट टाइम जो किया था वो सेडिशन केस तक किया था। ठीक है, तो सेडिशन केस के बाद में हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरफ पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये आपको पता है PT 365 चल रही है विजन IAS की पॉलिटी की। ठीक है, 2023 में प्रीलिम्स देने वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही यूज़ करेंगे। आप इसको अपने डेली बेसिस डेली कंडीशंस में यूज़ नहीं करेंगे। जब कोई एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाएगी, कोई एक इस तरीके की परिस्थिति आ जाएगी जब इसको यूज़ करना बहुत आवश्यक हो जाएगा, तभी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रयोग करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये एक एक्सेप्शनल पावर है स्टेट की। ठीक है ना, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करती है ना, उसके एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करती है, इसीलिए स्टेट को ये इस पावर को हमेशा एक्सेप्शनल केस में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कोर्ट ने डिस्टिंग्विश भी किया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में या पब्लिक डिसऑर्डर में प्रिवेंटिव डिटेंशन को अप्लाई किया जा सकता है और किसी फॉर्मल सिचुएशन में इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा हो तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज़ कर सकते हो। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या? इट इज़ अ डिटेंशन ऑफ ए पर्सन ऑन अ मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी। ये तब यूज़ की जाती है जब आपको शक हो जाता है कि ये व्यक्ति आगे जा कर के या फिर ये व्यक्ति हमारी सिक्योरिटी के लिए हानिकारक है या ये पब्लिक ऑर्डर के लिए डेंजरस क्रिएट हो सकता है या पब्लिक के लिए कोई डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इस बात को अपने आप अंदाज़ा लगाते सोचते हुए हम उस व्यक्ति को डिटेंशन में रख देते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? प्रिवेंटिव, यानी कि किसी प्रकार का कोई डेंजरस काम करने से पहले ही हम अनुमान लगा के उस व्यक्ति को क्या कर लेते हैं? कैद कर देते हैं। इसको बोला क्या जाता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें जो पर्सन होता है उसको कस्टडी की जाती है लेकिन विदाउट अंडरगोइंग ट्रायल। कोई ट्रायल नहीं चल रहा होता है लेकिन फिर भी वो कस्टडी में होता है क्योंकि स्टेट को ऐसा लगता है, स्टेट को लगता है कि ये पब्लिक में डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है, कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है जो बहुत डेंजरस प्रूव हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए 2 आर्टिकल्स दिए हैं कि अगर हमें कोई व्यक्ति डिटेंशन कराए तो हमें अपने आप को इस बात से प्रोटेक्ट करने का अधिकार है और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 22 पार्ट 1 एंड आर्टिकल 22 पार्ट 2 के अंदर हमें राइट टू अगेंस्ट डिटेंशन का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 22 के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के अंदर ये जो प्रोटेक्शन है ये हर पर्सन के पास अवेलेबल नहीं है। दी प्रोटेक्शन आर नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेंशन। ये जो प्रोटेक्शन आपको मिली गई है ना, आर्टिकल 22 पार्ट 1, आर्टिकल 22 पार्ट 2 और आर्टिकल 22 पार्ट 3 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो आपको राइट टू अगेंस्ट डिटेंशन का फंडामेंटल राइट दिया गया है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अप्लाई नहीं होगा। ये आर्टिकल 22 पार्ट 3 के अंदर बता दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे लॉज हैं जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन को परमिशन देते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे CRPC बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये प्रोवाइड करती है क्या? प्रिवेंटिव डिटेंशन को अंडर सेक्शन 151, यानी इसके अंदर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का सेक्शन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की है इसके अंदर सेक्शन प्रोविज़न है अंडर सेक्शन 151। तो सेक्शन 151 ऑफ CRPC के अंतर्गत पुलिस जो है, पुलिस को एम्पावर किया जाता है कि वो प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकती है ना, टू मेक प्रिवेंटिव अरेस्ट इफ़, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये प्रिवेंट कमीशन करना ये कोई भी कॉन्ग्रेनेबल ऑफेंस कर सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये सेंटर के द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अनलॉफुल एसोसिएशन को के अंतर्गत अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 पारित किया था। तो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट जो है आपका कब का है? 1967 का एक्ट है। ठीक है, तो ये जो आपका अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति अगर वो जैसे किसी ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, अब वो अनलॉफुल एक्टिविटी इन्वॉल्व होने वाला कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एसोसिएशन भी हो सकती है, दोनों ही इसके अंदर आते हैं। जो आपका UAPA 1967 का एक्ट है ये इनेक्ट किया गया और इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, जैसे कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो इसका मतलब क्या है कि उससे क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है, एक सोसाइटी को, एक कंट्री को, एक स्टेट को, एक पर्सन को खतरा हो सकता है। तो अगर उसने टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है तो अगर ये पता चल जाता है तो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? कार्रवाई कर सकते हैं। हम किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं और एसोसिएशन के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं।
यूएपीए एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर है वो स्टेट पुलिस और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोनों के पास है। अगर आपका टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्रोविजन या कोई व्यक्ति इन्वॉल्व मिलता है, कोई एसोसिएशन इन्वॉल्व मिलती है, तो उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है वो स्टेट पुलिस प्लस एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दोनों को दी गई है। आपका जो उपाय है इसको उससे पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऑल इंडिया में एसोसिएशन को उसको बैन कर सकती है जिसके खिलाफ आपको फाइंड हुआ है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड उसको क्या कर सकते हो, उसको बैन कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके ऊपर बैन एसोसिएशन बैन कर सकती है उसको ऑल इंडिया में, और उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस चल सकता है। ठीक है ना, वो अगर जो बैन उसको किया गया है उसको भी ये अधिकार है कि वो ट्रिब्यूनल में उसके खिलाफ केस चला सकता है। इंडियन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल को चार्ज किया जा सकता है इसके अंदर, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो चाहे वो विदेश का व्यक्ति हो, दोनों के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटी में अगर एक केस पाया गया है तो यूपा के तहत उसे अंडर चार्ज किया जा सकता है ना, वो अकाउंटेबल होगा। अगर वो भारत के बाहर भी कहीं रह रहा है तो भी हमारे पास उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की पावर यूपा के तहत मिली हुई है। हमने यूपा के अंदर काफ़ी अमेंडमेंट करे हैं, 4 में, 8 में, 12 में और 19 में जो हाल ही में किया, उसी के तहत इंडिविजुअल को भी इसमें शामिल किया गया है। अब यूपा एक्ट 2019 के बारे में, इसमें पावर दी गई है कि हम टेररिस्ट को डेजिग्नेट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है अगर उसने किसी प्रकार की टेररिज्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, उसने टेररिज्म को प्रिपेयर किया है या उसने टेररिज्म को प्रमोट किया है या किसी भी तरीके से वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पास पावर है कि वो उस इंडिविजुअल को टेररिस्ट इनमें से किसी भी ग्राउंड पर रख सकती है ना। दूसरी बात, एनआईए के पास पावर है कि वो एनआईए का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन उसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उसको परमिशन देंगे तो वो इस मैटर पे अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है ये, ठीक है ना। और टेररिज्म के साथ में अगर उसे कनेक्ट मिलता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर का, तो उसे पता चलता है कि टेररिज्म के साथ में ये व्यक्ति एसोसिएशन इन्वॉल्व है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। ठीक है ना। एनआईए के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक ऐसे ऑफिसर के द्वारा की जाएगी जिस ऑफिसर की जो रैंक होगी वो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक का होगा। ठीक है ना, तो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक का जो व्यक्ति होगा उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये एक्ट एनआईए के ऑफिसर को एम्पावर करता है जो कि इंस्पेक्टर रैंक का होगा या फिर किसी इन्वेस्टिगेटिंग केस के लिए या उससे अबव रैंक का होगा, वही व्यक्ति इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। कन्वेंशन भी की जो शेड्यूल है इस ओरिजिनल एक्ट लिस्ट में 9 ट्रीटीज हैं, जैसे कि कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग 1997, कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग ऑफ हॉस्टेज 1979 और ऊपा एक्ट 2019 से ही ये ऐड किया गया कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म है उस लिस्ट को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। फ़ोन ट्रैपिंग न्यूज़ में क्यों है, इसका थोड़ा ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आईपीएस ऑफिसर को जो है अभी अंडर प्रॉब किया गया है कि उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स के फ़ोन को टैपिंग किया है 2019 में। ठीक है, तो आईपीएस ऑफिसर वाज अंडर प्रोब फॉर टैपिंग द फोन्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, यानी आईपीएस ऑफिसर को खिलाफ ये कार्रवाई की गई है कि उसने ये पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ फ़ोन टैपिंग करने का क्या लगा है, केस लगा है आईपीएस ऑफिसर के ऊपर। ग्राउंड क्या है फ़ोन टैपिंग का ग्राउंड है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इससे हमारे देश की किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, हमारे और फॉरेन स्टेट के जो रिलेशंस है वो ख़राब भी हो सकते हैं, है ना। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है कि हम जो फ़ोन टैपिंग का जो चल रहा है इशू इसको टैकल करें, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और फ़ोन टैपिंग की डेफिनेशन क्या है, फ़ोन टैपिंग से मतलब होता है कि मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन एंड फोन्स बाय अ थर्ड पार्टी बाय सीक्रेट मीन्स, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके फ़ोन के अंदर या फिर कोई भी व्यक्ति जो कहीं पर भी जा रहा है उससे रिलेटेड, उसके फ़ोन में कहीं जा रहा है, कोई लोकेशन सेंड करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये 2 व्यक्तियों की फ़ोन में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसको अगर कोई तीसरा पर्सन सीक्रेटली गेन करने की कोशिश करता है तो उसको बोला जाता है फ़ोन टैपिंग। फ़ोन टैपिंग का मतलब ये भी होता है जो वायर ट्रैपिंग होती है या लाइन बगिंग होती है जिसमें फ़ोन का इंटरसेप्शन किया जाता है। सबसे पहले फ़ोन टैपिंग को रिकमेंड कराता है या कमेंस कराता है यूएसए ने 1890s में। तो यूएसए ने 1890 में सबसे पहली बार फर्स्ट रिकमेंडेशन की थी किस पे, फ़ोन टैपिंग के ऊपर। ठीक है ना। तो इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट क्या था 1885 का, तो इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 में क्या था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास में फ़ोन को टैप करने की परमिशन है। ठीक है ना, तो ये ब्रिटिश एरा के टाइम का आपका एक्ट है। इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट तो ऑब्वियसली होगी, उस समय तो पूरा डोमिनेटेड ही था। ठीक है, तो इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 के मुताबिक जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों के पास में फ़ोन टैपिंग करने का अधिकार है। स्टेट जो है पुलिस के पास पावर है कि वो फ़ोन को टैप कर सकती है,
ठीक है ना। और सेंटर में 10 एजेंसी हैं ऐसी जिनको स्टेट में तो केवल पुलिस को पावर दी गई कि वो फ़ोन टैप कर पाए, लेकिन सेंटर में ऐसी 10 एजेंसी जिनके पास पावर है कि वो फ़ोन टैप कर सकती हैं। आईबी है, सीबीआई है, ठीक है ना, ईडी है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस कमिश्नर, ठीक है, इन सब के पास में पावर है। उसके बाद जो ऑर्डर इशू किया गया है सेक्रेटरी के द्वारा कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है और उनके जो स्टेट काउंटर पार्ट्स हैं उन्होंने राइटिंग किया है कि एक्सेप्शनल केसेस में ही क्या कर सकते हैं आप, जो ऑर्डर है इशू कर सकते हैं लोअर अथॉरिटीज़ को। ऐसा ऑर्डर जो है कम्युनिकेटेड होगा इस अथॉरिटी के साथ में केवल स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो 7 शेड्यूल के अंदर टेलीफोन जो है उसे एक कम्युनिकेबल डिवाइस के रूप में देखा गया और 31 यूनियन लिस्ट 31 की यूनियन लिस्ट है उसकी 31 एंट्री के अंदर आता है आपका, ठीक है, टेलीफोन। आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 21 आपका राइट टू प्राइवेसी है जिसका हनन किया जाता है जब आप फ़ोन टैपिंग करते हैं तो, ठीक है। और इसमें इसलिए आर्टिकल 21 में ये बोला भी गया है कि फ़ोन टैपिंग आप तभी एक्सेप्शनल केसेस में कर सकते हैं और जब आप फ़ोन टैपिंग तभी करेंगे जो अगर कोई ऐसा लॉ स्टेबलाइज किया गया उसके अंडर आपको फ़ोन टैपिंग का राइट दिया गया है, तभी आप फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। आर्टिकल 21 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 ये फ़ोन टैपिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट टू बी फॉरगेटन। राइट टू बी फॉरगेटन में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड किया है कि वो क्या है, कुछ डिटेल्स हैं, है ना, जो कुछ डिटेल्स हैं कपल्स की जो आपने रजिस्टर कर रखी हैं आपके इसके मुताबिक से किसी भी माध्यम से, है ना, सर्च इंजन या इंटरनेट से, उनको क्या करो, रिमूव करो। यानी कि इंडिया जो इंटरनेट की सर्च इंजन पर जो डिटेल्स फाइलाइट हो चुकी हैं, जो कपल्स से रिलेटेड डिटेल्स हैं, उनको आप क्या करिए, रिमूव करिए, ठीक है। तो राइट टू बी फॉरगेटन क्या है? राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब क्या होता है कि राइट टू हैव अ पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट। जो कुछ लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है ना, तो लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, उन इंटरनेट पे अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिमूव करना, ठीक है ना। अगर आप किसी वेबसाइट पर सर्च कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति की आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उस वेबसाइट से उस व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिमूव करना है। आरटीबीएफ ने ट्रेस करा है कि जो राइट टू ऑब्लिवियन है ये एक फ्रेंच का जूरिस्प्रूडेंस है। आरटीबीएफ जो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसको स्टैच्यूटरी राइट माना है किसने? यूरोपियन यूनियन ने, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंतर्गत, ठीक है। जनरल डाटा को हम प्रोटेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उसके अंतर्गत इसको एक स्टैच्यूटरी राइट माना है, ना कि एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो राइट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ ईयू डायरेक्टेड डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 1995, ईयू का जो है डायरेक्टेड है डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 1995 के मुताबिक। आर्टिकल 17 जो है आपका वो GDPR 2016 प्रोवाइड करता है राइट टू इरेजर का, ठीक है, जो परमिट देता है कि जो डाटा किसी भी पर्सनल डाटा से रिलेटेड है, किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डाटा से रिलेटेड है, तो उसको आप क्या करेंगे, आप उसको रिमूव करेंगे, उसको रिमूव करने की परमिशन देता है राइट टू इरेजर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसके रिलेटेड और कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है आरटीबीएफ को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में क्या बोला है? उन्होंने बोला था KS पुट्टास्वामी केसेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। जब KS पुट्टास्वामी केसेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया था कि जो RTPF है वो आपका राइट टू लाइफ का पार्ट है, ठीक है ना। तो आपका जो RTPF है राइट टू फॉरगेटन जो है आपका, ये आपके राइट टू लाइफ का पार्ट है अंडर आर्टिकल 20, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ है तो उसके अंतर्गत ये RTPF आपके राइट टू लाइफ का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया था कि ये इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज ऑफ राइट टू फ्रीडम, यानी कि अगर किस लेवल तक आप फ्रीडम का एक्सप्रेशन कर सकते हैं, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल के चक्कर के रिलेटेड में, इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन उसको प्रोटेक्शन करनी है ना, इस रिलेटेड जो इशू है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करें, आप ये कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी वर्सेस अ राइट टू बी फॉरगेटन। राइट टू प्राइवेसी और राइट टू बी फॉरगेटन। राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, तो राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 है, ठीक है। दिस इज नॉट पब्लिक वेरियस RTPF इन्वॉल्व्स रिमूविंग इन्फॉर्मेशन दैट वाज पब्लिकली, लेकिन RTPF क्या कहता है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को जो पब्लिकली इन्वॉल्व है उन्हें रिमूव कर देना है। अब इसमें जो अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसके बाद का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक शुरू होगा, फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इस टॉपिक को हम कल शुरू करेंगे।
इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। आपको पता है 370 को एब्रोगेट कर दिया है आर्टिकल 35A के साथ में, 5 अगस्त को 2019 की बात है ये, ठीक है ना। तो प्रोपोगेशन एब्रोगेशन कर दिया आर्टिकल 370 का और 35A का, जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, ठीक है, जिसमें तो डोमिसाइल्स रूल्स थे कि कौन व्यक्ति वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है और रह सकता है। 2019 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रोमलगेट कर दिया, ठीक है ना, और स्टेट करा कि अब जो भी लॉ प्रोविजंस होते हैं जैसे ना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिस पर जो था जम्मू कश्मीर, उसे एब्रोगेट कर दिया गया। अब जो 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर को पूरी डिस्क्रिमिनेटरी पावर मिली हुई थी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट के लिए, उसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइज एक्ट 2019 के मुताबिक ये सारे प्रोविजंस करे गए और जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। और ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दी हैं, एक जो लेजिस्लेचर के साथ में है JNK और एक जो लेजिस्लेचर के बिना है लद्दाख। आर्टिकल 142 जो होता है वो एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट जो है रिमेनिंग 6 वर्डिक्ट्स दिए राजीव गांधी एसोसिनेशन केस में कि आर्टिकल 142 के तहत प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। तो आर्टिकल 142 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सरसाइज करा अपना जुरिडिक्शन, उसमें बोला है कि कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जो नेसेसरी है कि हमें जस्टिस को कंप्लीट करने के लिए रेगुलर करने चाहिए। तो इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी एक्ट पास किया जाएगा वो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में इन्फोर्सेबल होगा। आर्टिकल 145 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो मेजोरिटी व्यूज़ हैं लार्ज बेंच के जो प्रिवेल हैं, है ना, वो अगर किसी भी बड़ी बेंच ने अगर कोई प्रोविज़न दिया है, कोई ऑर्डर पास किया है और किसी छोटी बेंच ने उसी ऑर्डर को पास किया है तो वो उसको ओवरराइड कर देगा, ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स के द्वारा अगर पास किया गया तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। कॉन्करेंस ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ जजेस एट द हियरिंग विल बी कंसीडर्ड एज ए जजमेंट ऑफ ओपिनियन ऑफ ए कोर्ट, ठीक है। 145 में बोला नो जजमेंट शैल बी डिलीवर्ड सुप्रीम कोर्ट विदाउट कॉन्ग्रेस ऑफ मेजोरिटी। सही बात है, कोई भी जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट डिलीवर नहीं कर सकता विदाउट मेजोरिटी। ऐसा नहीं होगा 5 जज बैठे हैं, 3 ने हाँ बोला 2 ने ना बोला तो ना हो जाएगा, नहीं, मेजोरिटी किसके हिसाब से ही हमेशा ऑर्डर माना जाएगा। 3 ने हाँ बोला है 2 ने ना बोला है तो उसको हाँ ही माना जाएगा। आर्टिकल 145 के अंदर ये मेंशन किया गया है। माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, हालांकि 29 आर्टिकल और 30 आर्टिकल माइनॉरिटी की स्टेटस के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 350B के मुताबिक हमने एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर का स्टैब्लिश किया है जो माइनॉरिटीज रिलेटेड अफेयर्स को मेंटेन करते हैं। 350B के तहत सेंटर ने एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट भी बनाया 1992 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट NCMA, ठीक है। तो NCMA नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वो जो है गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है 1992 में, ठीक है, जिसमें माइनॉरिटी किस किस को डिक्लेयर किया गया है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियन, इन सबको क्या डिक्लेयर किया गया है, माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया है। अब इसके आगे जो टॉपिक है उसे हम कल शुरू करेंगे।